बच्चों, आज की शुरुआत करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन से ही। और ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जिसके रिलेवेंट हम लोगों ने सारी पढ़ाई पढ़ी थी। तो अब उसी रेलिवेंसी से हम लोग को ये क्वेश्चन मिला है और इसे सॉल्व करना है हमें। निश्चित है कि इसे सॉल्व करने के लिए पहले पूरे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है क्या? दरअसल एक रिंग है जिसपे टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक रॉड है, एक थिन रॉड है जिस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, और वो बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह से एक्सल पॉइंट से रखा हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस रिंग के कारण से इस रॉड पर लगने वाला फोर्स बताइए। ऑब्वियस बात है कि दोनों पर जब पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि मेंशन भी किया गया है, तो जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित रिपल्सिव फोर्स होगा, और वो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण से क्या होगा, ये इसके सेंटर से दूर जाना चाहेगा, तो फोर्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो एक बात जरा समझिए, क्या इस रिंग के कारण से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना था? यस सर, बिल्कुल जाना था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? वो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस रिंग के कारण से E = KQ/R² प्लस x² का पावर 3/2। और ये x क्या था? इसके सेंटर से उस पार्टिकुलर पॉइंट की दूरी जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे। बट इस वाले में खास बात क्या है कि ये कोई पॉइंट तो है नहीं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। मतलब ये कहने का कि यहाँ पर आपको पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज के जैसा कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते आप। तो फिर क्या लगाओगे आप? आपको लगाना है इंटीग्रेशन वाला मेथड। क्यों? क्योंकि ऐसे जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज सिस्टम्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट लेंथ, जिसे हम लोग एलिमेंटल लेंथ कहते हैं, उसे कंसीडर करते हैं, उस पर चार्ज निकालते हैं, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा वो हमें पता पहले से ही है, वो चूंकि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। और फिर फोर्स बराबर क्या होता है, और आप ये भी जानते हो, F बराबर क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ E होता है। ठीक है, तो चलिए इसके सेंटर से यहाँ से एक दूरी x है, एक x की दूरी पर जहां हमने एक लेंथ कट किया है उसका dx। ठीक है, तो जरा देखो, तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना होगा? वो होगा लेमडा, जिसे मैं dq अगर बोलूं, मान लो इस पे चार्ज dq होगा, वो कितना होगा? लेमडा इंटू dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कटेगा और चार्ज आ जाएगा, तो dq इक्वल्स टू व्हाट? लेमडा इंटू dx। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि उस पे जो फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स, वो क्या होगा? df होगा। ठीक है, df फोर्स होगा। अब वो df जो होगा वो क्या होगा? वो होगा dq इंटू ई, जैसा यहाँ पे था। तो dq कितना है आपका? लेमडा इंटू dx, और e कितना है? तो दोनों की वैल्यूज को रख दीजिए। तो dq हमारे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है लेमडा इंटू dx, और e क्या है हमारा? e है KQX/R² प्लस x² का पावर 3/2। अब जरा देखो, यहां पर सारी चीजें जो कांस्टेंट टर्म में है वो निकाल लेनी चाहिए बाहर हमें, क्योंकि df जो है वो एक छोटा सा फोर्स है जो इस रिंग के कारण से यह जो यूनिफॉर्म थिन रॉड है वो फील कर रहा होगा। कैसा फील कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस से अवे, इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से अवे फील कर रहा होगा। अब उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा करते क्या है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसे बाहर कर लीजिए। निश्चित है लेमडा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ये भी कांस्टेंट है, निकाल लिया बाहर। तो बचा क्या है आपके पास? x इंटू dx बचा है ऊपर में, और नीचे में बचा है R² प्लस x² का पावर 3/2। डन। अब हमें क्या चाहिए? एफ नेट चाहिए। तो हमें अगर मैं बोलूं एफ नेट, तो एफ नेट बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ df होगा। तो इंटीग्रेशन इसका होना चाहिए, सिमिलरली इसका भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ df है, या सिंपली एफ नेट बोल रहे हैं हम लोग इसे। तो ये लेमडा के क्यू कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, x इंटू dx, और ये R² प्लस, यहाँ देखो जरा, x और x² दोनों को दोनों वेरिएबल फॉर्मेट में है। अच्छा, लिमिट कहां से लेनी है सर? तो जरा सोचो, रॉड कहां से है? x बराबर 0 से x बराबर l तक, x बराबर 0 से x बराबर l तक। मान लीजिए कि इसका जो टोटल लेंथ होगा इस रॉड का वो कितना है? l आपको दे दिया गया है। ठीक, तो हमें लिमिट कहां से लेनी है? 0 से l लेना है। तो लिमिट तो हमने समझ लिया सर, 0 से ये l होने वाला है, नो डाउट। बट x इंटू dx बाई R² प्लस x² का पावर 3/2। तो आपको याद होगा बेसिक क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन ऐसे पार्ट को करते कैसे हैं। तो जरा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा देखेंगे यहाँ पर। R² प्लस x² को मान लेते हैं t²। ठीक है, R² प्लस x² को मान लेते हैं हम लोग क्या? t²। तो जरा देखो, जैसे यहाँ पे t² पुट कर लेते हो, तो जरा फॉर्मेट देखो जरा, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा, इसका होगा
2x इंटू डी एक्स, और इसका होगा 2t इंटू डी टी। 2 से 2 कट जाएगा और x इंटू डी एक्स बराबर होगा t इंटू डी टी। यस सर, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो अब x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप, t इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है। चलिए आइए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जरा देखो हम लोग क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, दैट इज सिंपली मैं इसे बोलूँ तो एफ नेट बोल देता हूँ। तो ये जो एफ नेट आने वाला है वो कितना आने वाला है, लेमडा के क्यू बाई, अब जरा देखो तो इंटीग्रेशन 0 से l, तो जरा इसको समझिए। x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो t इंटू डी टी, नो डाउट सर लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने बोला है टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जरा देखो इसके जगह पे आप लिखोगे टी स्क्वायर और उसके पावर क्या है 3/2, तो ये से ये कट जाएगा और ये आएगा टी क्यू, तो ये हो गया सिंपली टी क्यू। तो इसे सॉल्व करके हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसे सॉल्व करके हम लोग लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा लेमडा के क्यू बाई इंटीग्रेशन ले लीजिए, टी से टी कट गया है और ये आएगा डी टी बाई टी स्क्वायर। इतना मतलब ये सिंपली हमारे पास आ चुका है फाइनल फॉर्मेट इस तरह से, ये वाला फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें लिमिट भी रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले जो लिमिट था वो x बराबर 0 से x बराबर l था। तो जरा देखो, तो जरा समझना इस चीज को, व्हेन x बराबर 0, तो जरा देखो तो t बराबर r, इन दैट केस t बराबर r, बट व्हेन x इक्वल्स टू l, x बराबर l, तो जब x बराबर l पुट करोगे तो जो t स्क्वायर होगा आपका, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर जो होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब भी ऐसे फॉर्मेट जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन में यूज करते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशनल लिमिट होता है वो भी चेंज कर जाता है, तो वो भी आपको वैल्यू निकालना पड़ जाता है। और जरा देखिए, जब x बराबर 0 था तो मेरा t बराबर आ गया r, और जब x बराबर l हो गया, x बराबर l तो l का स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वैल्यूज भी आपको वहां पे पुट करनी चाहिए जो आपका लिमिट चेंज हुआ है। तो आइए मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ। तो एफ नेट हमारे पास जो आया है वो क्या आ रहा है, एफ नेट इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एफ नेट जरा देखिए, एफ नेट में आया क्या है हमारे पास, वो आ गया, ये सॉरी यहाँ है, ये है लेमडा के क्यू ऊपर में डी टी बाई टी स्क्वायर विद द लिमिट x बराबर 0, व्हेन x बराबर 0 t इक्वल्स टू r, व्हेन x इक्वल्स टू व्हाट l, देन t स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, देन t इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दिस इज द लिमिट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है, और जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो जरा देखो ना इंटीग्रेट कैसे कर लेते हैं हम लोग, कैसे, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करके आपको दिखाऊं, मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के डायरेक्ट यहाँ पुट कर लूंगा। ये क्या है अपने पास, t टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो पावर इंटू डी टी इंटीग्रेशन, तो t टू द पावर, तो पावर क्या होगा, एक जुड़ेगा, तो जब एक जुड़ेगा तो -2 + 1 बाई -2 + 1, और ये हो गया आपका लिमिट का प्रॉपर यहाँ से वैल्यू रखना है r, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है सर, तो इसको जब आप और आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, t टू द पावर -1 मतलब -1 बाई टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट r और अपर लिमिट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यही लिखना होगा आपको। तो ये जो एफ नेट आएगा मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस जगह पे, तो जो एफ नेट आ रहा है आपका वो क्या होने वाला है, माइनस साइन, तो इसको अंदर ही ब्रैकेट में रहने दीजिए, लेमडा के क्यू, डन। उसके बाद कितना है, -1 बाई टी लिमिट r टू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डन। अब चलो इन सब चीजों के बाद वैल्यूज रख लेंगे हम लोग, और फाइनल आंसर क्या आने वाला है हमारा, वो आने वाला एफ नेट इक्वल्स टू लेमडा के क्यू, अपर लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस और एक इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 1 बाई आर। तो जब आप इसे सॉल्व करो, सॉरी अंडर रूट भी होना चाहिए, यहाँ भी अंडर रूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो एफ नेट आएगा आपका फाइनल वो आने वाला है लेमडा के क्यू 1 बाई आर माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल फोर्स विच इज बीइंग फील बाय दिस रॉड ड्यू टू दिस रिंग। क्लियर है बात। तो ये पूरा डेरिवेशन जो है बहुत सिंपल है, लेकिन आप शायद जो बच्चे थोड़ा सा इसको समझ ना पाए तो कम से कम 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एक एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़े आगे वाले। देखिए बच्चों, अगला जो सेक्शन है हमारे पास, उसके लिए हमें ई ही निकालना है,
बट किसके कारण से, एक डिस्क के कारण से, और ये डिस्क दिया गया है जिसका रेडियस कितना है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इस पे जो चार्ज है उसकी जो डेंसिटी दी गई है वो सिग्मा दी गई है, और उसका जो रेडियस है वो आपको पहले से r गिवन है, ठीक है। और किसी x पॉइंट पर, जो यहाँ से x एक दूरी है, उस x पर इस डिस्क के कारण से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हमें मान लो पॉइंट P होगा, तो उस जगह पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जरा देखो, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट P पे अगर निकालना हो तो जरा सोचो, हर बार ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो हमें एक एलिमेंट कट करना होगा ताकि उस एलिमेंट का निकाल करके फिर पूरे में इंटीग्रेशन कर दें, तो इस पूरे सिस्टम के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, वो हम लोग पता कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एलिमेंट कट करना होगा, एलिमेंट बहुत सावधानी से कट करते हैं। तो जरा देखो, इस वाले के लिए जो मैं एलिमेंट कट कर रहा हूँ, जरा उसको देखना, महसूस भी करना आप इसको कि कैसे कट कर रहे होंगे सर, वो जरा चेक कीजिए। ये मैंने एक रिंग कट किया है, एक रिंग कट किया है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसकी थिकनेस मान लो मैंने dr ले रखी होगी, और ये ऐसा सोचो। तो अगर मैंने क्या कर लिया है, एक रिंग कट किया है, तो जरा देखिए ना, ऐसा कितना रिंग बनेगा, ऐसा इनफाइनाइट रिंग बनेगा। सोचो ना, एक डिस्क जो होगा वो बिल्कुल एक छोटा सा एक डिस्क, मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा देखना। ये एक डिस्क है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा रिंग कट कर लिया, फिर इस रिंग को और क्या करूंगा, इंटीग्रेट करते चला जाऊंगा। तो सोचो जरा, लगातार इंटीग्रेट करते पूरा डिस्क मैं कवर कर लूंगा। तो जब भी याद रखना, जब भी कोई भी सिस्टम जो मास को डिस्ट्रीब्यूशन में हो या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो हमेशा आपको एक एलिमेंटल पार्ट कट करना होता है, जो बहुत सावधानी से कट करना होता है। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि उसका जो सबसे छोटा जो एलिमेंटल शेप है, जब आप उसे पूरा एक्सपैंड कर दे, तो पूरा सरफेस एरिया कवर कर दे, या पूरा वॉल्यूम कवर कर दे, पूरा लेंथ कवर कर दे, जिसके कारण से आपको फील्ड कहीं निकालना होता है। तो ये सबसे यूनिक बात होती है, मतलब आपको एलिमेंटल जो पार्ट कट करना होता है, जिसके कारण से एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्टार्टिंग में निकालते हो और फिर से इंटीग्रेट करके पूरे एक आंसर निकालते हो, तो वही चुनना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो जैसे कहने का मतलब यह है कि मुझे 100 रुपए का नोट अगर बनाना है, तो मैंने ये बोला कि 1 रुपए का अगर मैं लगातार जोड़ते चला जाऊँ तो मैं 100 रुपए बना लूंगा। तो उसी तरह से एक एलिमेंटल रिंग इस तरह से कट करना बहुत जरूरी है, सावधानी के साथ इस केस में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बात जब आपको समझ में आ गई है, तो इसके आगे अगला जो है हमारा पार्ट है वो क्या है, एक अपने मन से इसका डायमेंशन को चुन लीजिए। तो मान लीजिए इसका जो डायमेंशन होगा, अगर वो r रहा होगा, मतलब इसका जो रेडियस है उस रिंग का, जो आपने एलिमेंट्री रिंग कट किया, ये एलिमेंट्री रिंग है, एलिमेंट्री रिंग। तो हमारा जो एलिमेंट्री रिंग है उसका रेडियस कितना है, r है, और थिकनेस कितना है, थिकनेस में मेंशन करना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, हम वो dr बोलने वाले हैं, ठीक। अब इसी r की वैल्यू को 0 ले लेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, और r की वैल्यू को कैपिटल R ले लेंगे तो ये पूरा कवर अप हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने जो एलिमेंटल पार्ट कट किया है वह इसके पूरे सरफेस एरिया को इजीली कवर कर लेगा, ठीक है। अब चूंकि एक सरफेस है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है चार्ज की, उस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली जाएगी, वो सिग्मा है। तो ये मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। वहाँ पे लीनियर, मतलब लेंथ में सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम कहते थे, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आई क्या? तो चलो, ये सारी चीजें समझने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा निकालना है पॉइंट P पर। अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं, जरा समझना है इस बात को, कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा इस रिंग का, जिसका थिकनेस dr है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। वो कितना होगा, जरा देखो, लेंथ कितना होगा 2 पाई r, और थिकनेस कितना है dr। बात समझ में आई क्या किया हम लोगों ने, 2 पाई r, इसका लेंथ ले लिया, इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सरफेस एरिया जो यहाँ पर आपको शेडेड ब्लू कलर से दिख रहा है, वो एरिया इतना होगा 2 पाई r dr। क्लियर बात हो गई? तो सोचो जरा, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हुआ करता था, तो dl पे जो चार्ज हुआ करता था वो कितना हुआ था, लेमडा इंटू dl। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है, तो इस सरफेस पर कितना चार्ज होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि इस रिंग पर मान लो जो चार्ज आया है डेवलप, वो dq है, तो क्या मैं यहां पर dq बराबर सीधे नहीं लिख सकता, 2 पाई r इंटू dr, दैट इज सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे मैं पिछले बार क्या लिखता था, लेंथ इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी तरह से मैं लिख रहा हूं एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये dq हो गया वो वैल्यू। यह इस रिंग पर
जो चार्ज है उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अच्छा, एक बात और याद करो, किसी भी रिंग के कारण से इसके एक्सियल पोजीशन का x का जो डिस्टेंस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था, तो याद होगा आपका E एट x इक्वल टू क्या हुआ करता था, k q। इस पे जो चार्ज है तो इस पे चार्ज हमने माना dq माना, तो k dq इंटू x बाई आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस हुआ करता था, यहाँ पे स्मॉल r होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। याद आया क्या भाई? रिंग के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये क्या है, k dq इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये फॉर्मेट हमारा ex का तैयार होकर आ रहा है। ठीक, तो जरा समझिए, इसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, इसके कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा DE इक्वल टू कितना k इंटू DQ। DQ की जगह पे कितना लिखना होगा आपको, 2 पाई स्मॉल r इंटू dr इंटू सिग्मा इंटू x। यहाँ ध्यान रहे x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि x पहले से आपको दे दिया गया है कि सेंट्रल एक्सिस से जो पॉइंट P की जो दूरी है वो x है। ठीक है, तो इतना हो गया, बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ खास बात ध्यान रहे, यहाँ पर r है जो वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है, r, क्योंकि इसी को तो वैलिडेट करवा करके तुम पूरा सरफेस एरिया कवर करोगे। x तो फिक्स है, यहाँ ध्यान रहे x फिक्स है, ये d है। बट हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा DE। तो इंटीग्रेट करोगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो। तो k कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, 2 पाई k कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है। यस सर, यहाँ तक सब कुछ कांस्टेंट है। तो बचा क्या, 2 पाई गायब, k गायब, सिग्मा गायब, x गायब, तो बचा ऊपर में r इंटू डी आर, नो डाउट। और नीचे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फिर से ध्यान रहे, फिर से इस बात का ध्यान रहे, r और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोगों ने पिछला वाला जो पार्ट पढ़ा उसमें क्या था कि ऐसा ही एक इंटीग्रेशन हमने किया था। मैं फिर से यहाँ करके आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान भी रहना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ, इस बात का भी ध्यान रहे। तो लिमिट कहाँ, r बराबर 0, r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक, यही तो लिमिट होना चाहिए। तो खैर आ जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो मैंने बोला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट, मैंने ये मान लिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड। तो मुझे बताओ, आर वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होने वाला है, 0, और इसका क्या होगा, 2r इंटू डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2t इंटू डी टी। 2 से 2 को कट करो तो आएगा r इंटू डी आर बराबर t इंटू डी टी, यानी जहां r इंटू डी आर है वहां पर t इंटू डी टी हमें लिख देना चाहिए। आइए लिख रहे हैं। तो d का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, e नेट या e टोटल 2 पाई k सिग्मा x इज द कांस्टेंट। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं r बराबर 0। अभी लिमिट को भी चेंज करेंगे, लेकिन तो ये क्या लिखना चाहिए हमें, r इंटू डी आर को क्या लिखना चाहिए, t इंटू डी टी। चलो बहुत बढ़िया। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, टी का स्क्वायर। तो एक ये दो, ये से ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और ये हो जाएगा टी का क्यूब। यस सर, ये हो जाएगा टी का क्यूब। ठीक, अब लिमिट भी पुट कर लेंगे। आर बराबर 0 यहाँ पुट कीजिए, आर बराबर जब 0 होगा तो टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब टी बराबर एक्स। तो यहाँ लिखना चाहिए हमें टी बराबर व्हाट, एक्स, तो ये लिखना चाहिए एक्स। ठीक, अगली बात, जब r बराबर यहाँ क्या था, कैपिटल R, तो जब r बराबर यहाँ हो जाएगा कैपिटल R, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे लिमिट में लिखना चाहिए। मैं लिमिट ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा साफ सुथरा नीचे लिख लेता हूँ। ये लिमिट आना है वाला है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, ये x था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया था, 2r इंटू डी आर बाई टी इंटू डी टी। यहाँ पे t इंटू डी टी आया और ये आया था टी क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, t से आप इसको कट कर लो। तो फाइनल जो फॉर्मेट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा आ जाओ, देखो क्या क्या हो गया है, क्या क्या बदल चुका है पूरा पूरा। e इक्वल टू आया हमारे पास 2 पाई k सिग्मा इंटू एक्स विद द लिमिट x इक्वल टू एक्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नो डाउट सर, यहाँ तक सही है। जब इसको कट करोगे तो होगा टी स्क्वायर, और इसको ऊपर जब लेके आओगे तो टी टू पावर माइनस 2 इंटू डी टी। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये आने वाला है इक्वल टू 2 पाई
k सिग्मा x माइनस 1/t। सब सॉल्व करोगे तो पिछले वाले पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने, तो यहाँ पे x और यहाँ पे है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो इक्वल टू आ गया 2 पाई k सिग्मा x, पुट कीजिए तो ये आने वाला है आपके पास 1 बाई माइनस, तो इसको जब पुट करो तो ये आएगा 1/x माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फाइनल फॉर्मेट। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एट ए पॉइंट P, जो कि इसका सेंट्रल एक्सिस से x दूरी पर है। ये है इसका E का नेट वैल्यू। क्लियर है? जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट एक पार्ट पढ़ा, सिंपली उसी तरह का इंटीग्रेशन था और बाकी सारे फॉर्मेट तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए सर, जब r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक इसका जब डायमेंशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बट जैसे जैसे इसका डायमेंशन बढ़ते चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज बढ़ते चला जाएगा। और अगर एक पर सपोज करो, जो कि क्वेश्चंस बनते भी हैं, अगर मैं बोलूँ सर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, this if r tends to infinity, in that case what will be happening, क्या होने वाला है, r अगर इनफिनाइट हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, तो ये पूरा पार्ट क्या होने वाला है आपका, जीरो होने वाला है। निश्चित है ये पूरा पार्ट क्या होने वाला है आपका, जीरो होने वाला है। कौन सा पार्ट, जरा देखो, r को इनफाइनाइट कर दो तो ये समथिंग जीरो, तो ये होगा 1/x, ये x से ये x कटेगा, तो उस केस में e इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस केस में e क्या होने वाला, ये होने वाला आपका 2 पाई k इंटू सिग्मा, x से x कट गया। अब 2 पाई k इंटू सिग्मा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर हम करना चाहें तो 2 पाई इंटू k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा। 2 पाई से इसको कट करो तो ये आने वाला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बहुत ही फेमस फॉर्मेट है, e when r tends to infinity then it becomes sigma by 2 epsilon naught, and this is the final format when the radius of this disk tends to infinity। कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्क का जो रेडियस है अनंत हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, in that case electric field due to this infinite disk equals to sigma by 2 epsilon naught। और ये आपको ये याद रखना, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है, कई एक बार आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क, इनफाइनाइट लार्ज डिस्क, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इवन सीट की भी बात की जाए, तो सोचो ना जरा, इसका आर इनफाइनाइट हो जाए, वो तो इटसेल्फ सीट के जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये सीट आए तो भी यही फॉर्मेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनफाइनाइट डिस्क आ जाए जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो रहा है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है। अब बात ये उठती है कि सर क्या इनफाइनाइट रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो मैं तुमसे बता रहा हूं दरअसल इनफाइनाइट रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए इनफाइनाइट का कौन सा केस होगा ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे जरा ऐसे समझो, फील करो इस पार्ट को, देखना गंभीरता से समझना। ये है मेरा डिस्क, इतना ही बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस मान लो है r बराबर 1 मीटर। एक मैंने डिस्क बनाया जिसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है। क्लियर है बात? अब तुमसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इस डिस्क के कारण से, वह सेंटर से 1 mm की दूरी पर है, 1 mm की दूरी पर। ये चलो ऐसा कर ले, हम 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर है, 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर है। तो 1 माइक्रोमीटर मींस व्हाट, 10⁻⁻⁶। इसका मतलब तो ये है कि सेंटर के बहुत नजदीक। तो सोचो रेडियस की तुलना में ये वाला जो पार्ट है, रेडियस की तुलना में जो ये वाला पार्ट है बहुत 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 ज्यादा छोटा है। कहने का मतलब ये है कि जो डायमेंशन है इस रिंग का, इस डिस्क का, वह इस डिस्टेंस की तुलना में इनफाइनाइट माना जाएगा। यानी कहने का सिर्फ इतना ही सा मतलब है मेरा कि जहां इनफाइनाइट का कंसेप्ट आता है तो ये तब आएगा तब जबकि ये जो x है वो बहुत छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क। इन दैट केस डिस्क इटसेल्फ या डिस्क का जो डायमेंशन है वो ट्रीट कैसे किया जाएगा, इनफाइनाइट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चंस में इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे।